तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एंगस्ट्रॉम क्लासेस में। पूरे एंगस्ट्रॉम टीम की तरफ से और स्पेशली मेरे साइड से बच्चों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फर्दर मूव करने वाले हैं, है ना। तो जिसमें हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत सारी चीजों को देखा था, समझा था, पूरे बैकग्राउंड सिनेरियो को समझा था, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बदल रही है, चेंजेस को समझ रहे हैं और हर एक बारीक से बारीक पॉइंट को हम लोग कवर करते चल रहे हैं और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आप सभी के सामने साझा किया जा रहा है बच्चों। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी और आप लोग अपना प्यार दिखा रहे होगे बच्चों। तो अपना प्यार हमारे पास ऐसे ही बनाए रखिए और जो है एक सपोर्ट के तौर पे आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव के साथ में बच्चों, है ना। तो ये छोटा सा काम, एक छोटा सा आपका जो प्रयास है हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देने का काम करेगा बच्चों, जिससे हम लोग आपके लिए जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फ्यूचर में भी तत्पर रहेंगे और आने वाले फ्यूचर में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ आप लोगों के सामने आने वाले हैं बच्चों। तो आप सभी का एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने समझा था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये चीजें कैसे कैसे बदल रही थी। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, इन सभी टॉपिक्स को आपने समझ लिया था। कांग्रेस ऑफ वियना क्या थी, है ना। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में, ग्रीस में कैसे हुआ। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि स्प्रिंग टाइम नेशन क्या था बच्चों। उसके बाद आपने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देखा था बच्चों। पता नहीं ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है बच्चों। अरे एक सेकंड। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं बच्चों। आप सभी ने इन सभी चीजों के बारे में जो भी कहानियां हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, है ना। इसमें क्या हुआ था कि भाई साहब आप लोग देखोगे फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फ्रांस और ग्रीस जो है, फ्रांस ने क्या किया था, अपने चार्ल्स 10 को रूलर को अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था। और फिर ग्रीस जो है वो खुद एक इंडिपेंडेंट एम्पायर हो गया था ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझा था। स्प्रिंग टाइम नेशन में हमने क्या देखा था कि भाई साहब यूरोप का वैसा वक्त जहाँ पे जब सब जो है सभी कंट्री जो है अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी आज़ादी की बात करने लगे थे। सबके मन में एक आकांक्षाएं जाग उठी थी कि भाई साहब अब जो है, अब हमें किसी भी मोनार्क के अंदर जो है अपने जीवन को नहीं बिताना है। किसी मोनार्क के शासन के अंदर हम लोग अपने जीवन को नहीं बिताएंगे। हम लोग बेसिक जो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, हमारे बेसिक राइट, बेसिक फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों के साथ अब जो है हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की हवा चली पूरे यूरोप में, जिससे फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सभी जो है प्रभावित हुए। इटली वगैरह, हंगरी वगैरह, पोलैंड वगैरह, ये सभी जो है प्रभावित हुए बच्चों। आपने समझ लिया था इन कहानियों को। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिबरलिज्म क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे। कंजर्वेटिविज्म क्या है, रेडिकलिज्म क्या है, जॉल्वेरिन क्या है। तो इन सभी चीज को हमने बच्चों देख लिया था।
ताकतवर सबसे, अगर जर्मनी की बात करें की जाए तो प्रुसिया सबसे ताकतवर राज्य के रूप में था जर्मनी के अंदर। फिर जर्मनी के अंदर ही ये जॉलवरिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे कर व्यवस्था को जो है, बहुत कर व्यवस्था फैला हुआ था जर्मनी के अंदर ही। बहुत सारे शहर एक शहर से दूसरे शहर में माल जाने के लिए, कोई सामान जाने के लिए, गुड्स जाने के लिए टैक्स लगता था। तो जर्मनी को उसी तरीके से इकोनॉमिक यूनिफाई किया गया, है ना, इकोनॉमिक तरीके से यूनिफाई किया गया, जिसमें देखा गया कि जॉलवरिन का बहुत ही ज्यादा महत्व शामिल है ना। तो कस्टम यूनियन जो है आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। रेडिकलिज्म आप लोगों ने देखा था, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखा था। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी मैंने समझाया था कि रेडिकल जो विचारधारा है, आप लोग लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके जो एक और है वो, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था बच्चों। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी हमारे कंसेप्ट जितने भी हैं ये क्लियर हो चुके थे। अब कहानी पे हम लोग रिलेट कीजिए, अब आगे बढ़ गए। जब पूरे सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति का असर पूरे यूरोप पे पड़ा। फ्रांस में है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हवा चली, जिसकी वजह से जो है नेशनल असेंबली पर कब्जा कर लिया। अब हम लोग कहानी को समझते हैं एकदम स्टार्टिंग से, मैं रिकॉल कराता हूँ आपको। तो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट की हवा चली तो लोगों ने नेशनल असेंबली की स्थापना की, बेस्टाइन किले पर हमला करके जो रूलर को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। फिर उसके बाद जो है आम जनता की जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट वगैरह, वोटिंग राइट वगैरह, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब मिले, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि रॉबस्पियर जैकोबियन का शासन आया, तो वो जनता की बात करते करते खुद जो है रॉबस्पियर जो है जैकोबियन, वो अपने रीन ऑफ टेरर के लिए जाना जाता है ना, आतंक का राज जिसको हम लोग कहते हैं, गिलोटीन के माध्यम से अपने सारे दुश्मनों को मरवा दिया करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, तो हमने देखा कि आगे जब फ्रांस में देखोगे तो अब देखोगे कि नेपोलियन का शासन आया, नेपोलियन का काल आया। तो जब नेपोलियन का काल आया, वो सेना से कैसे छोटा बच्चा था, सेना मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, फिर उसके बाद अच्छे मिलिट्री पद पे गया और फिर खुद को मोनार्क साबित कर लिया। जनता के लिए उसने बहुत सारी चीजें की, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह, फ्यूडलिज्म को समाप्त किया गया, है ना, कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बेसिक नीड्स को प्रोवाइड किया गया, एजुकेशन को फ्री किया गया, ये सभी सुधार की। लेकिन फिर वो जनता की बात करते करते करते, डेमोक्रेसी की बात करते करते वो खुद मोनार्क हो गया, खुद को फ्रांस का मोनार्क साबित कर लिया, है ना, साम्राज्य का शासक साबित कर लिया खुद को। तो जनता फिर उससे भी त्रस्त हो गई कि भाई साहब ये हमारे लिए बात करते करते अब बोलता है कि भाई साहब ये बराबरी की बात करता है, अमीर गरीब की बात करता है कि भाई साहब कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब इक्वल है। और ये जो है खुद शासन पर बैठ चुका है, ये तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैंने नेपोलियन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी आपके सामने डिस्कस किए थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपके सामने डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से नेपोलियन काल हुआ। फिर धीरे धीरे जब नेपोलियन जो है आप देखो तो रूस के अंदर काफी हद तक घुस घुस चुका था। तो रूस की वजह से उसने क्या किया, रूस के अंदर तो वैसी रणनीति लगाई वहाँ के सेनाओं द्वारा, जिसमें फसलों को काट लिया गया, काफी ज्यादा संख्या में जो है नेपोलियन के सेना मारे गए, पानियों में जहर मिला दिया गया, नदी तालाब पोखर में जले जहर मिला दिया गया, जिसकी वजह से नेपोलियन की सेना काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई और काफी कम सेना लेकर के वो वापस आया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि नेपोलियन जब कमजोर हुआ तो सभी आपस अगल बगल के राज्य जो है उस पर आक्रमण कर दिए, उसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया बच्चों। अब सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया तो 1815 में वाटरलू की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वाटरलू, जिसमें आप लोग देखते हो कि आप लोग देखोगे कि फिर उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना बना, है ना। कांग्रेस ऑफ वियना में बोला गया कि भाई साहब जो है जितना भी सॉरी वाटरलू की युद्ध हुई थी उसमें नेपोलियन हार गया। फिर जो है आप लोग देखोगे ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ट्रीटी ऑफ वियना में कहा गया कि भाई साहब नेपोलियन तो अब चला गया है, नेपोलियन जंजीर से बंद करके वो अब द्वीप पे मर गया बेचारा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे कि ट्रीटी ऑफ वियना में कहा गया कि अब जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, बेसिक फंडामेंटल राइट की बात की जा रही थी, अब कुछ वैसा नहीं होगा। अब फिर से पुराने वाले शासन व्यवस्था को वापस लाओ, है ना, फिर से फ्यूडल सिस्टम को वापस लाओ, जो जो राजा था वो अपना अपना क्षेत्र का राजा बनेगा। तो फिर से सामंती व्यवस्था वापस आया।
तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो आपका चार्ल्स मेटरनिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया उसमें। फिर से पावर को रिस्टोर किया जाएगा, इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा था। और फिर जब कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, उसके बाद सभी जो है पावर या मोनार्क जो है स्टैब्लिश हो गए। फिर धीरे धीरे लोगों में आकांक्षाएं तो जग चुकी थी, जब एक बार आकांक्षाएं जग जाती है तो फिर वो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे, आपने देखा कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से फ्री हुआ। ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का भी कंसेप्ट हमने समझा था। और फिर धीरे धीरे ग्रीस, फिर उसके बाद फ्रांस जो है चार्ल्स 10 को रूल को हटा दिया। फिर ग्रीस भी इंडिपेंडेंट हो गया। पूरे यूरोप में हवा चली, स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन यहीं पे कहा जाता है, 1848 की बात है। तो ये कहानी अब चल रहा है। अब कहानी ऐसा है कि यूरोप में अब जो है मोनार्क अब टिक नहीं पाएगा। अब कितना भी कोई चाह ले कि भाई साहब फिर से कोई एक ही आदमी जो है वो शासन करेगा और सभी उसके कहना मानेंगे, जी हुजूरी करेंगे, अब वो बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। सबका विचार जो है खुल चुका है। सब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा विचारकों ने सहायता की है। जिसमें अब लॉर्ड बायरन, पोएट लॉर्ड बायरन का भी जिक्र आया था, मैंने बताया था। ग्रीस के ये में यहाँ पे देखिए, ग्रीस के इंडिपेंडेंट में काफ़ी ज़्यादा ये किया। अब बहुत सारे पोएट जैसे रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी ने अपने विचारों के जरिए जनता में बेसिक नीड्स की भावना जगाई। जैसे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप स्वतंत्र हो, जन्म से ही आपका अधिकार है कि आप स्वतंत्र पैदा हुए हो और स्वतंत्र रहोगे। आपका जो जी मर्जी आए वो आप कर सकते हो। समानता का बात हुआ, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सबको जो है प्रॉपर्टी संपत्ति रखने का अधिकार हुआ। ऐसा नहीं कि राजा कोई प्रॉपर्टी ले लेगा अपने मन से जब चाहे जो चाहे है। तो इस तरीके से बातें हुई। शिक्षा का अधिकार है, फिर वोटिंग का राइट है, राजा चुनने का अधिकार है। तो इस तरीके से लोगों में अब जो है, एक बार जो बोलते हैं ना कि एक बार आपको किसी का स्वाद लग गया तो वो स्वाद आप बार बार ढूंढोगे, है ना बच्चों। तो अब यूरोप के लोगों को भी वो नेशनलिज्म का स्वाद लग चुका था, राष्ट्रवाद का। वो अपने देश से प्रेम करने लगे और सोचने लगे कि भाई साहब देश जो है वो हमारा है, कोई एक व्यक्ति देश कभी भी नहीं हो सकता, है ना। पहले था लोगों में कि भाई साहब राजा जो है, राजा का ही वफादार रहने में ही भलाई है, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाएगा, है, और कील पे ठुकवा दिया जाएगा, दीवारों में चुनवा दिए जाओगे। इस तरीके से लोगों में भय था। लेकिन अब जो है राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम जागा और राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल रहा है। जिसमें कुछ की एलिमेंट हमने स्टार्टिंग में देखे थे, राष्ट्रवाद क्या होता है, और उसी की हवा अब चल रही है। उसी के साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही है, उसी के साथ साथ बेसिक फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। तो इन सभी चीज़ों की बात बच्चों हो रही है। ये कब की बात है? ये 1848 की बात है। और 1789 के टाइम से, फ्रांस के क्रांति के टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही है। लगभग लगभग कितना साल, लगभग लगभग 60 साल हो चुका है। और 60 सालों में यही सब चीज़ें चल रही है। अब जो है कंजर्वेटिव जो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो, उनका दबदबा कम हो चुका है ना। और फिर लिबरलिज्म का दबदबा बढ़ चुका है, रेडिकलिज्म का दबदबा बढ़ चुका है। और जॉलवरीन, ये सारे जो सैद्धांतिक नीतिगत भावनाएं हैं, विचार हैं, थिंकिंग है, इन सब की अब जो है बात हो रही है लोगों के बीच। ठीक है बच्चों। तो अब जितने भी मोनार्क वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के संधि के द्वारा बने थे पूरे यूरोप में, अब उन सब को अबॉलिश किया जाएगा। अब अबॉलिश करके बाद जनता जो है खुद से अपना जो है नेता चुनेगी, लीडर चुनेगी। हर हर राज्य में जो है, हर स्टेट में, आप देखो स्टेट इट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य की बात। स्टेट मतलब होता है आपके पहले के टाइम में अगर रिलेट करोगे तो कंट्री की भी बात। तो जब भी मैं स्टेट की बात करूंगा तो आप लोग समझना किसी कंट्री की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, एक संदर्भ में उसको कंट्री कॉन्टेक्स्ट में लिया आता है। ये पूरे यूरोप में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो स्टेट मतलब कंट्री के रूप में देखना है। लेकिन हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग स्टेट और कैपिटल पढ़ते हो, राज्य और राजधानी, फिर कंट्री पढ़ते हो। उस टाइम स्टेट की बात मतलब एक राज्य की बात, राज की बात, है ना। तो राज व्यवस्था कैसा होगा, राज्य मतलब फ्रांस, जर्मनी, इस तरीके से ये समझना है आपको। तो अब इस तरीके से कहानी आगे चल रही है।
अब धीरे धीरे जितने भी बेसिक राइट के लिए लोग लड़ रहे हैं, मुनार को हटा रहे हैं सत्ता से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हैं, नेशनल असेंबली बना रहे हैं, है ना, जिसमें आप लोग देखोगे कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास के, आम जनता के, और जो अमीर वर्ग है वो भी लगातार इस चीज़ में जुड़े हुए हैं कि भाई साहब पहले वाला सीन आ जाए, है, नोबेलिटी, कलर्जी, कॉमनर्स, इस तरीके से डिवाइड था कि उन दोनों का टैक्स लेने का अधिकार नहीं है और कॉमनर्स को ही टैक्स देने का अधिकार है सिर्फ। तो इस तरीके से चीज़ें बिगड़ी हुई थी। अब फिर से वापस वाली बात होने वाली है ना। तो अब इसी क्रम में देखिए अब क्या होगा कि अब एक नेशन बिल्डिंग का सिलसिला चलेगा बच्चों। नेशन बिल्डिंग का, नेशन बिल्डिंग तो पहले भावनाएं के रूप में काम कर ही रही थी, अब उसको फिजिकली रूप में ग्राउंड लेवल पे उतारा जाएगा बच्चों, है ना। जैसे बोलोगे सर ये कैसे कैसे हुआ, तो नेशन बिल्डिंग का जो फॉर्मूला था, इमोशन था नेशनलिज्म का, वो आप लोग देख लिए कि हम इस देश के वासी हैं, है ना, हम लोग इस भूमि पे जन्म लिए हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम लोग इसी क्षेत्र में रहेंगे, किसी राजा का नहीं कि भाई साहब वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने लोकल भाषा से प्रेम करते हैं, हमारा भाषा होगा, एक हमारे एलिमेंट होंगे नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाले, जैसे एक झंडा का सहायता लिया जाएगा, एक झंडा बनाया जाएगा, फ्लैग, जो पूरे नेशन को सिंबलाइज करे, फिर उसके लिए एक आइडेंटिटी ली जाएगी, एक चिन्ह लिया जाएगा, है ना, जो उस नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, शो करे। फिर उसके बाद सॉन्ग्स लिए जाएंगे कि गान, राष्ट्रगान जो आज आप बोलते हो, तो जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, तो इस तरीके के एलिमेंट जो है नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए लिए जाएंगे। और अब जितनी भी चीज़ें बिखरी थी, अब सब बिखरी हुई चीज़ों को, बिखरी हुई बाउंड्रीज को, अब सभी जो स्टेट हैं क्या करेंगे, उसको आपस में यूनिफाई करने का काम करेंगे। क्योंकि मान लो कि 100 आदमी जो है नदी के इस पार रह रहा है और 100 आदमी नदी के उस पार रह रहा है। नदी के इस पार रहने वाला आदमी यहाँ का जो शासक है कोई और है, वहाँ का शासक कोई और है, कोई और उसको रूल कर रहा है, और लेकिन है हम दोनों एक ही परिवार से। अब जो है हम इस राज्य को उस राज्य में जब तक यूनिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा शक्ति बढ़ेगा बच्चों, जाहिर सी बात है नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो इसलिए अब जो है आम जनता इसमें सपोर्ट करेंगी, और कोई जो है पॉपुलर फेस उभर करके सामने आएगा, सेनापति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, और किसी थिंकर के रूप में, जो क्या करेगा, हर स्टेट को यूनिफाई करने का काम करेगा, जो जो बिखरा हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग ट्रीटी ऑफ वियना में देखें, तो ट्रीटी ऑफ वियना में कंजर्वेटिव पावर को फिर से मुनार को इस्टेब्लिश किया गया, और नेपोलियन बहुत सारे जगह को जीत लिया था, बहुत सारे एरिया को जीत लिया था। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना में ये भी बात हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर बच्चों एक कंसेप्ट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस ऑफ पावर, तो इसमें एक बात हुई बच्चों, शक्ति संतुलन की अवधारणा लाई गई, है ना, बैलेंस ऑफ पावर। इसमें क्या कहा गया, ये वीना की बात है। कहा गया कि भाई साहब फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा अपना जगह जीत चुका था, काफ़ी लैंड बाउंड्रीज को मिला लिए थे सामने, बहुत बड़ा वो राज्य के रूप में उभर करके सामने आया था नेपोलियन के टाइम में। अब कहा गया कि दिक्कत यही होता है कि जब कोई भी राज्य या राष्ट्र अपने क्षेत्र से बढ़कर दूसरे क्षेत्र को जीत लेता है, तो वो आसपास के सभी क्षेत्रों से बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो ये क्षेत्र है ना, अब ये क्या किया, इसको इस तरह हम लोग मिला लिया और ये एक हो गया, हेलो, है ना, ये एक हो गया, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। तो ये क्या करेगा, ये जो बड़ा क्षेत्र बन चुका है, अब ये जो छोटे छोटे बच्चे को है, इसको डराएगा, धमकाएगा, बोलेगा कि तुमको भी मार के पटक के हम जो है तुम्हारा क्षेत्र ले लेंगे बच्चों। फिर ये इसको भी धमकाएगा कि तुमको भी मार के फोड़ फाड़ देंगे, हैं, तुम्हारा भी सर फोड़ के हम जो है तुम्हारा क्षेत्र हम कब्जा कर लेंगे।
तो इस तरीके से धमकाएगा, बुली करेगा, हेलो जो आप लोग कहते हेलो हैं, आप लोग भी समझते हो गए हेलो खास चीज को, भली बाती को, हेलो हेलो भली बाती चीज को समझते होगे बेटर तरीके से। तो कोई भी शक्तिशाली जो है, आप लोग की क्लास में ही बच्चों कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा, इमेजिन करो, हेलो थोड़ा हेलो हट्टा कट्टा चौड़ा है, लंबा चौड़ा, हेलो तो वो हेलो डराने का काम हेलो करेगा सबको क्लास में, है, और अपना राज चलाने का काम करेगा। तो इसी तरीके से कांग्रेस अब ये ना बात कही गई कि भाई साहब, तो इसके लिए क्या करो, कि करो ये कि जो भी राष्ट्र बन चुका है शक्तिशाली, जैसे फ्रांस जर्मनी उस टाइम ये थे, तो क्या करो कि शक्ति संतुलन की अवधारणा लाओ। कांग्रेस अभियान में शक्ति संतुलन की अवधारणा लाओ। तो ये जो भी बड़ा बड़ा देश है, जो bully करने का काम करता है छोटा छोटा देश को, और bully जब भी करेगा तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, ये अटैक करेगा। इससे क्या होगा, बार बार लड़ाई होती रहेगी, है ना। इससे क्या होगा, बार बार लड़ाई होती रहेगी बच्चों। तो अब कहा गया ये कि अब जो यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर को लाओ, और जितने भी राष्ट्र जो अमीर हुए हैं या बड़े हुए हैं, सबको तोड़ो। मान लो ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, तो फ्रांस को एक हिस्सा जो है ये वाला, ये इधर दे दो, एक हिस्सा इधर दे दो, एक हिस्सा इधर दे दो, एक हिस्सा इधर दे दो, बीच में जर्मनी को दे दो, है ना, बीच में जर्मनी का, फिर जर्मनी का ये हिस्सा दे दो, फिर जर्मनी का ये हिस्सा दे दो, ऐसे ऐसे करके दे दो, और सबको क्या करो, बराबर बराबर हिस्सा दो, और इधर उधर भगा दो, है ना। जिससे क्या करे कि ये लोग यूनाइट नहीं हो पाए, और सभी जो है आपस में बराबर रहें, इससे लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यही सीन हुआ कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, समझ गए, जब मुनार्क वापस आए तो इस तरीके से जो है कोई भी स्टेट का, जैसे फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, इन सभी का टुकड़ा किया गया, और टुकड़ा कर करके अलग अलग कर दिया गया, है ना। और ऐसा भी किया गया कि भाई सब उसका टुकड़ा करके अब कोई जो दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र उसको चलाने का काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से किया गया। तो लोग इससे भी काफी ज्यादा परेशान हुए कि भाई साहब मेरा परिवार जो है उधर चला गया, मेरे लोग जो है उधर चले गए, हम लोग यूनिफाई नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग का देश का टुकड़ा कर दिया गया। तो अब उसी भावना में नेशनलिज्म की भावना चल रही है, बेसिक फंडामेंटल राइट की भावना चल रही है। अब 1848 के बाद जो है, आप देखोगे कि अब बात होने लगी कि जितना भी टुकड़ा किया गया था, देश को बांटा गया था, राज्य को बांटा गया था, तोड़ा गया था, अब उसको हम लोग यूनिफाई करेंगे, यूनिटी में लाएंगे, है ना। एकता में बल है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, सभी राज्य को मर्ज करना की एक काम किया, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर फिगर सामने आए। जैसे आप लोग देखोगे कि गैरिबाल्डी हो गया, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया, जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क का नाम आएगा। ऑटोवन बिस्मार्क आपने सुना होगा नाम। फिर गैरिबाल्डी जर्मनी में आएगा, सॉरी इटली में गैरिबाल्डी का नाम आएगा, है ना। मेजनी का नाम आएगा। तो ये सभी क्या किए, अपने अपने राष्ट्र को, अपने अपने राज्य को यूनिफाई करने का काम किया। मतलब उसी का राज्य जो है इटली 2 4 5 टुकड़ों में बटा हुआ था, तो अब सबको यूनिफाई किया जाएगा, जिससे सभी लोग जो हैं आपस में एक कंट्री के रूप में देखा जाए, आपस में कोई भेदभाव ना हो, लैंड बॉर्डर ना हो, एक ही राज्य में बहुत सारा लैंड बॉर्डर ना हो, कोई दूसरा रूलर ना हो। तो एक रूलर, एक कंट्री, एक नेशन, वन नेशन, इस तरीके की भावना जो है लोगों में विकसित हुई। अब आगे आप लोग देखिए कि चीजें कैसे बदलेगी। तो देखो, ये है बच्चों नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली। ये मैंने बैकग्राउंड आपको दे दिया बच्चों, जिसमें आप लोग समझ गए कि अब नेशन बिल्डिंग की बात होगी कहाँ, जर्मनी में मेनली, और इटली में। ए स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका की पॉइंट देखिए क्या है। जर्मनी यूनिफिकेशन, ब्लड एंड आयरन, मतलब लौ एवं खून की नीति आपने सुनी होगी, है ना। जर्मनी जो है 19th सेंचुरी के टाइम में 39
स्टेट लूजली ऑर्गेनाइज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन, मतलब 39 छोटे छोटे राज्य परगना में बटा हुआ था, है ना। यूनिफिकेशन कम टू द लीडरशिप ऑफ ऑटोन बिस्मार्क, द पर्शियन चांसलर, पर्सिया का जो चांसलर था ऑटोन बिस्मार्क, ये क्या किया कि जिम्मा उठाया गया, हम लोग जो है इन 39 स्टेट को यूनिफाई करेंगे, एक ही राज्य में मर्ज करेंगे। ठीक द क्वेश्चन ऑफ डे वुड बी डिसाइड द स्पीच वोट्स बट बाय ब्लड एंड आयरन, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग इसको खून एवं लौह एवं खून की नीति के द्वारा इसको हासिल करेंगे। फिर देखोगे कि इसके में युद्ध होगा, और एक जो है राज्य, अब मान लो कि दूसरा कोई राज्य इस जर्मनी के राज्य को कैप्चर किया हो तो वो देना चाहेगा आसानी से कि लो भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई तो होना अब जाहिर है। उसी के लिए ऑटोन बिस्मार्क ने बोला कि लड़ाई हो तो हो, लेकिन हम लोग लॉ एवं खून की नीति के बदौलत अब जो है अपना हम लोग राज्य जो है यूनिफाई करेंगे, यूनिफिकेशन करेंगे, उसका एकीकरण करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जिसमें आप लोग देखो कि 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन वार हुआ। तो प्रशिया जो है, प्रशिया आप लोग याद रखना ये जर्मनी है, ये जर्मनी का सबसे समृद्ध राज्य है ना। वेल जो है स्टैब्लिश राज्य वो कौन है, प्रशिया, रसिया नहीं है, प्रशिया, हिंदी में इसको प्रसा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रशा, और इंग्लिश में प्रशिया। ठीक है, ये जर्मनी का ही राज होगा। ये क्या किया, ऑस्ट्रिया से लड़ाई किया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक राज्य है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, वो वाला नहीं, यूरोप में एक राज्य है ऑस्ट्रिया, उसी का नाम है ऑस्ट्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया से ये प्रशा का लड़ाई होगा। ठीक है, प्रशियन, और जिसको ऑस्ट्रो प्रशियन वार बोलेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, आई थिंक अब बच्चों दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को, आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा इजी तरीके से। तो 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन वार हुआ बच्चों। एटीन 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन वार हुआ, जिसमें प्रशिया डिफीट ऑस्ट्रिया, एस्टैब्लिश प्रशियन डोमिनेंस ओवर द जर्मन स्टेट एंड डिसॉल्विंग द ओल्ड जर्मन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, जिसमें 1866 में आप लोग रिलेट करो, वियना, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया था, मोनार्क को वापस लाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया का ही चांसलर जो था मेटरनिक किंग, वो क्या किया, सबसे अहम रोल निभाया था कि मोनार्क को वापस लाओ, और उसी मोनार्क से लड़ने के लिए कौन गया, प्रशिया गया, और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और फिर जर्मन ओल्ड कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, उस ओल्ड जर्मन कॉन्फेडरेशन को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। फिर दूसरा आप लोग लड़ाई देखोगे 1870 में हुआ, इससे मतलब 4 साल बाद फ्रांको प्रशियन वार। अब जो है प्रशिया फ्रांस से भी लड़ेगा, क्योंकि फ्रांस भी उसका कुछ कुछ राज्य कैप्चर किया हुआ था। तो प्रशिया डिफीट फ्रांस डिसाइसिवली, विक्ट्री क्रिएट सर्ज ऑफ जर्मन नेशनलिस्ट प्राइड, तो ये भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके बाद तीसरी लड़ाई हुई 1871 में जनवरी में, जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम, सॉरी लड़ाई नहीं, ये क्या किया, प्रोक्लेम एट द प्लेस ऑफ वर्साइलिस इन डिफीटेड फ्रांस, किंग विल्हेम फर्स्ट ऑफ प्रशियन प्रोक्लेम काइजर इम्पेरर ऑफ ए यूनिफाइड जर्मन एम्पायर, न्यू मेजर पावर बोर्ड। तो मतलब क्या हुआ कि 1871 में जर्मन एम्पायर को है प्रोक्लेम किया गया, मतलब स्टैब्लिश किया गया कि जर्मन एक एम्पायर, न्यू जर्मन, एक यूनिफाइड जर्मन एम्पायर की स्थापना की गई, जिसका एम्पायर कौन बना, काइजर विलियम। ठीक है, काइजर विलियम आप लोग याद रखिएगा, जो किंग विल्हेम फर्स्ट को हरा दिया था फ्रांस के वॉर में,
और ये कहाँ हुआ था? प्लेस ऑफ वर्साइलिस, वर्साइलिस में इसको हरा दिया। और इसी को आप लोग देखते हो वर्साई की संधि या वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस आप लोग सुने हुए, जिसमें न्यू मेजर पावर इज बॉर्न, जिसमें काइजर जो है वो जर्मन इंपेरर बना, न्यू जर्मन, एक यूनिफाइड जर्मन इंपेरर बना बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग आओ आगे। ये जर्मनी की आपने जो है कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। दो लड़ाइयाँ हुई जिसमें ऑस्ट्रिया को हराया पर्सिया, और दूसरा फ्रांस को हराया और जर्मन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। अब मैप पे आइए, आप लोग के लिए मैप मैंने लेकर के आया है बच्चों, जिसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से, सीक्वेंस तरीके से आप लोग देख पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना के 1850, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जो है, सोचो ये जर्मनी पूरा स्टेट है ना, और जर्मन स्टेट को इतने भाग में तोड़ा गया है, बांटा गया। सोचो, मैंने बताया ना कि 39 पार्ट में वो बटा हुआ था पूरा जर्मनी। कितना सारा आपको कलर दिख रहा होगा, सोचिए। जर्मन कन्फेडरेशन बनाया, जिसमें से 39 जो है स्मॉल स्मॉल स्टेट बनाए। ऑस्ट्रिया वाज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप को उसमें सबसे पावरफुल स्टेट के रूप में घोषित किया। फिर आप लोग दूसरा देखोगे तो दूसरा क्या हुआ, 1866 के बाद ऑस्ट्रियो प्रुशियन वार हुआ। मैंने अभी वॉर के बारे में बताया, 1866 में वॉर हुई, जिसमें क्या हुआ, प्रशिया जो है खुद को स्टैब्लिश किया, ऑस्ट्रिया को हराया। और अभी भी यहाँ पे देखो कि ये क्षेत्र जो है काफी ज्यादा अभी टूटा हुआ है, ब्रेक है। तो प्रोसिया खुद को यूनिफाइड किया, यहाँ ऑस्ट्रिया को हराया इस वॉर में। और ये ऑस्ट्रिया को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रिया को निकाल दिया। रशिया क्या किया, नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन विच स्टेट इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन को स्टैब्लिश किया इस वॉर में। आगे बढ़िए, आगे मैंने बताया आपको। अब इसमें क्या हुआ, ये तीसरा आपका फ्रैंको पर्शियन वार। मैंने अभी बताया 1870 से 1871 में वार हुई, जिसमें प्रशिया जो है वो क्या किया कि अब फ्रांस को भी हराया। तो फ्रांस यहाँ पे कैप्चर किया हुआ था बहुत सारे स्टेट को, जिसमें क्या किया गया, प्रशिया जो है फ्रांस के खिलाफ जीत गया। और साउदर्न स्टेट बावारिया, वर्टमबर्ग, बैडन, एटीसी ज्वाइन प्रशिया, ये सब जो स्टेट है ये सब क्या किए, यहाँ पे जो टुकड़े आपको दिख रहे थे, देखिए आप लोग रिलेट कीजिए, ये जो स्टेट थे ये बच्चों, ये वाले, तो ये सब अब साउदर्न स्टेट अब क्या हो गए, देखो यहाँ पे मर्ज हो गए ना, जितने भी प्रशिया में मर्ज हो गए। और इधर का पार्ट भी जो छोटा छोटा टुकड़ा था, ये सभी पूरा प्रशिया अब ऊपर में आपको इकलौता दिखेगा, है ना बच्चों। तो ये हुआ 1871 की बात। अब आइए और आगे। अब देखिए 1871 के बाद प्रोक्लेम जर्मन इंपायर को एस्टैब्लिश किया गया। और ये पूरा जर्मन इंपायर जो है आप लोग देखोगे कि बन चुका है। अब जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र थे, अब छोटे छोटे राष्ट्र बचे थे, वो खुद को धीरे धीरे जर्मनी में मर्ज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब वो उनको पता चल गया कि भाई सब प्रशिया है, सबसे खतरनाक पावर के रूप में उभर चुका है। अब ज्यादा बोलेंगे तो मेरा हाथ पर मार के तोड़ देगा, इससे बढ़िया बिना बोले उसी में शामिल हो जाओ, जाहिर सी बात होगा ही होगा। तो सभी कोई शामिल हो गए। 71 में इन द हॉल ऑफ मिरर प्लेस ऑफ वर्साइलिस, मतलब वर्साइलिस को हॉल ऑफ मिरर भी बोला जाता है ना। विलियम फर्स्ट ऑफ प्रोक्लेम एज जर्मन इंपायर, तो काइजर विलियम को बनाया गया जर्मन इंपायर के रूप में। जर्मनी क्रिएटेड, बर्लिन बिकेम द कैपिटल। और यहीं पे आप लोग आज भी देखोगे कि जर्मनी का कैपिटल कौन है बच्चों, बताइए आप लोग। आज के करंट टाइम में जर्मनी का कैपिटल कौन है, बर्लिन। बर्लिन उसका कैपिटल है बच्चों। तो बर्लिन जो है उसी के टाइम 1871 में ही कैपिटल बन गया। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या हुआ। पांचवा में देखोगे कि यूनाइटेड जर्मनी
स्टैब्लिश हो गया। मेनी स्मॉल स्टेट बिकम पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग जर्मन एम्पायर, जर्मन बिकम पावरफुल नेशनल एम्पायर। सभी लोग जो है, जितने भी छोटे राज्य जो है, सभी कोई शामिल हो गए जर्मनी में। अब ज्यादा इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि नहीं तो मार के पटक के टकला फोड़ देगा उसका, है ना। तो इस तरीके से चीजें बनी। अब आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना जर्मनी हैड 39 स्टेट। अब ये चेंजेस मैंने बता दिए। 39 स्टेट था। 1866 प्रोसिया से ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई जिसमें प्रोसिया जीत गया, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बना। 1871 में जो है डिफीट किया फ्रांस को, फिर साउदर्न पार्ट को ज्वाइन किया, और 71 के बाद जो है सब जो है धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य शामिल हो गए, और बर्लिन एक न्यू कैपिटल के रूप में उभरा जो जर्मनी का कैपिटल बना। और इस यूनिफिकेशन में आप लोग नाम याद रखिएगा, ऑटोवन बिस्मार्क। ये काफी इसी के अंडर जो है लड़ाई हुई, और यही ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ा और फ्रांस को भी हराया ऑटोवन बिस्मार्क, और जर्मनी को यूनाइट करने का काम किया। आयरन एंड ब्लड की नीति पे इसने काम किया, लोगों के बीच अपने भाषण दिए, पॉलिसीज बताए, जिससे जर्मनी जो है यूनाइट हो पाया, और जर्मनी बिकम ए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट कंट्री इन यूरोप। समझ गए बच्चों? आई होप आप लोग समझ गए होंगे बेटर तरीके से। तो ये पूरा कहानी था जर्मनी के यूनिफिकेशन का। आई होप मैंने आपको हर एक की पॉइंट के साथ, मैप के साथ हर एक चीज डिलीवर करने की कोशिश की है, पूरे स्टार्टिंग से लेकर के कैसे जो है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ, स्टार्टिंग के हिस्ट्री से मैंने अभी तक हर एक चीजों को कनेक्ट रखा है बच्चों। आप लोग अगर इस मेरे लेक्चर के सीक्वेंस को आप लोग देखोगे और समझोगे तो आपको हर एक चीज रिलेट होगी, हर एक चीज आप लोग रिलेट कर पाओगे बच्चों। और ये भरोसा रखिए, मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भरसक प्रयास है मेरा कि बच्चों आप लोग को जितनी भी हो सके एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताई जाए, पढ़ाई जाए, है ना। जो आपके लेवल से भी ऊपर हो, मैं उस लेवल तक जा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा पढ़ाने का तरीका है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, लेकिन आपके बैकग्राउंड उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे। चीज़ें कैसी बदली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी चीज़ नहीं हो पाएगा बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब बैलेंस ऑफ पावर नीति लाई गई, तो ये सभी चीज़ जो है आप लोग उतने कंसेप्ट के साथ अगर लाइन बाय लाइन पर हो तो रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने तरीके से, चूंकि मैंने जो है हिस्ट्री में ही अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है और हिस्ट्री में ही मास्टर्स भी मैंने कर रखी है बच्चों, और उसी में आगे मैं अपने प्रोफेशन को जो है बढ़ाते जा रहा हूँ बच्चों। तो हिस्ट्री एज अ मेन कोर सब्जेक्ट के रूप में, और पूरे सोशल साइंस, पूरे ह्यूमैनिटीज़ में मैं अपनी प्रोफेशन पे अपना जो है पकड़ बनाए रखा हूँ, जिससे आप लोग को एकदम जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग को बच्चों पढ़ाई जा सके, और आपके पास नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके बच्चों। तो ये मेरी भरसक प्रयास है हमेशा से। तो चलिए, अब मैंने जर्मनी की बात कर ली, हमने जर्मनी के सारे सिनेरियो को समझ लिया बच्चों। उसके बाद हम लोग पीछे आते हैं। पीछे क्यों आते हैं? सर बोलोगे सर पीछे क्यों आते हैं? तो बच्चों याद करो, हमने अभी तक बात की है सिर्फ जर्मनी की, लेकिन जर्मनी में ही आप लोग देखोगे, जर्मनी के बाद हमने बताया था नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी और इटली, है ना बच्चों। इटली की भी बात अब होगी, इटली का भी एकीकरण होना बाकी है, ठीक है बच्चों। तो इटली बिकम ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर। अब देखोगे इटली कैसे कैसे बना। देखिए बच्चों, द इटालियन यूनिफिकेशन, द राइजोमेंटो। ये क्या बोल रहा है? राइजोमेंटो में रिसर्जेंस और रिवाइवल इन इटालियन, है ना। इटालियन यूनिफिकेशन वाज ड्रिवन बाय थ्री की फिगर्स, ईच इज रिप्रेजेंटिंग, एक सेकेंड, is representing a different approach to achieve the same goal.
अब जो है तीन इसमें आपको फिगर देखने को मिलेंगे, तीन पॉपुलर फिगर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला है गुसेपी मेजनी मेजनी, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। काउंट काबूर कैबोर द कैमेलियो, इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन काउंट काबूर आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा आपको गैरीबाल्डी का नाम आएगा, जिसका नाम है गिउसेप्पी गैरीबाल्डी। ठीक है बच्चों। अब देखो गिउसेप मेजनी कौन था? एक फिलोसोफर था, एक विचारक था। मैंने बात करी ना, इसमें विचारक शामिल होंगे। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि सेना के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में काउंट काबूर शामिल होगा, और एक सोल्जर के रूप में, सेना के रूप में जो है, सैनिक के रूप में गैरीबाल्डी शामिल होगा। तो ये क्या किया फिलोसोफर, क्या किया, यंग इटली एक नामक संस्था बनाया, है ना। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यूनिफाइड थ्रू रिवोल्यूशन में ये बिलीव करता था कि मतलब क्रांति के जरिए इटली को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए और इसको यूनिफाई किया जाए। और जो है उसके आइडियाज जो है लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, और वो उसके वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट को लीड कर पाया, इंस्पायर कर पाया, इस आइडिया को जन्म दे पाया। लेकिन अटेम्प्ट जो किया वो मिलिटरीली भी अटेम्प्ट किया कि अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके अटैक करने की कोशिश किया अपने दुश्मन पे, लेकिन वो फेल हो गए। ठीक है। अब देखो काउंट काबूर क्या किया। काउंट काबूर बच्चों ये था एक प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमाउंट। आगे हम लोग देखेंगे हर एक जगह को कौन नाम लोग आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। सार्डिनिया पिडमाउंट का ये प्राइम मिनिस्टर था। सीवर्ड पॉलिटिकल अलायंस, है ना, स्पेशली विद द फ्रांस टू ड्राइव आउट ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम नॉर्दर्न इटली थ्रू वॉर एंड डिप्लोमेसी। तो ये क्या कर रहा था, डिप्लोमेटिक तरीके से जो है आप देखोगे कि फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल जो है, नॉर्दर्न इटली में ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, और जर्मनी में भी किसका कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया का ही कंट्रोल था। ऑस्ट्रेलिया उसमें मेजर पावर था, तो अब सब जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लड़ाई कर रहा है, और फ्रांस भी। तो फ्रांस के साथ भी है पॉलिटिकल अलायंस डील कर रहा था कि भाई साहब देखिए बात विचार से अगर कुछ काम हो जाए तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से, चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर था इसलिए डिप्लोमेटिक टॉक जो है ये कर रहा था। लेकिन गैरीबाल्डी जो है ये क्या किया, एक फेमस रेड शर्ट आर्मी इसका फेमस है। ये क्या किया कि मिलिट्री कैंपेन चलाया पूरे तरीके से, और बोला कि भाई साहब हम लोग जो है किंगडम द टू सिसिली साउदर्न इटली का ये जो है खुद को ही हैंडेड हिज कॉन्क्वेस्ट टू किंग विक्टर इमानुएल सेकंड। तो साउदर्न इटली को यूनाइट करके वहां पे जो है किंग विक्टर इमानुएल सेकंड को जो है वहां का राजा बना दिया। ये हुआ। अब देखो, अब हम लोग मैप पे आते हैं कि मैप पे चीजें कैसे कैसे बदलेंगी। आइए बच्चों, ये हो गया आपका जर्मनी का, सॉरी इटली का आपका यूनिफिकेशन। इटली में हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करो बच्चों 1849 की, ये बात हो रही है 1849 की। तो 1849 में आप लोग देखो बच्चों कि इटली जो है वो डिवाइडेड था बहुत सारे पार्ट में। वेंटिया में, लंबार्डी में, किंग ऑफ सार्डिनिया, देखो सार्डिनिया पिडमाउंट यहीं पे है, ठीक है। और लूसीट, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल स्टेट, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, एक सिसिलीज और दो सिसिलीज यहाँ है, और सार्डिनिया आपके नॉर्थ वेस्ट में, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज आपके साउथ ईस्ट में बच्चों, ठीक है। 1859 से पहले 1859 से पहले इटली जो है बहुत सारे स्टेट में डिवाइड था, जो है बहुत सारा पार्ट जो है किसके बाद रूल किया जा रहा था, ऑस्ट्रिया के द्वारा रूल किया जा रहा था उसके पार्ट को। इंपॉर्टेंट स्टेट जिसमें सार्डिनिया था और किंगडम ऑफ टू सिसिली था, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट थे इटली के, ठीक है। ये याद रखना, यहीं पे इटली के मेजर रेवोल्यूशन हुआ, मेजर जितने भी लोग पॉपुलर लोग, फेमस पर्सनालिटी यहाँ से निकले, यहीं से निकले। अब आगे देखिए बच्चों, पहला स्टेप लिया गया 1859 में। क्या किया गया कि द किंगडम ऑफ सार्डिनिया रूल्ड बाय किंग विक्टर इमानुएल सेकंड फाउट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। यहाँ का जो किंग था, मैंने बताया ना कि किंगडम ऑफ सार्डिनिया को हैंड ओवर कर दिया, साउदर्न स्टेट भी लड़ करके
कौन? गैरीबाल्डी, है ना। वहां पे सेना लड़ाई करके यहाँ का स्टेट भी किंगडम ऑफ सार्डिनिया के रूलर जो है विक्टर इमैनुअल सेकंड को हैंड ओवर कर दिया था। तो ये लड़ाई किया किससे? ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई किया, कि ऑस्ट्रेलिया कब्जा करके रखा हुआ था इस क्षेत्र पर, तो इससे लड़ाई किया ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें ये जो है किंग इमैनुअल सेकंड जीत गया, सार्डिनिया जीत गया। तो जिसके वजह से ये लोम्बार्डी का जो पार्ट है, लोम्बार्डी ये वाला पार्ट, ये वाला बच्चों देखो लोम्बार्डी, तो ये वाला पार्ट अब सार्डिनिया का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला लिया। लोम्बार्डी पे किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। अब आइए तीसरे चरण में क्या हुआ कि 1860 की बात है, साउथ ज्वाइन द मूवमेंट। ये जो साउथ वाले पार्ट है ये क्या करेंगे? मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। अब देखो मिल चुका है ना, सार्डिनिया बड़ा हो चुका है। 1860 में गैरीबाल्डी जो है सोल्जर के साथ रेड शर्ट मैंने बताया, किंगडम 266 को हरा दिया, यहाँ पे हरा दिया, यहाँ के राजा जो अलग थे उसको हरा करके, और किसको दे दिया? सार्डिनिया को दे दिया कि भाई साहब तुम अब इस पर राज करो। अब ये यूनाइट हो गया। अब यहाँ के बीच वाले ये दो बचे हुए है ना, ये दो बचे हुए, अब इनको कैप्चर करना है। तो अब आइए 1861 में किंगडम इटली इज फॉर्म। अब देखो ये भी कैप्चर हो चुका है, छोटा सा पार्ट ये बचा, छोटा सा पार्ट ये बचा। तो ऑन मार्च 7 1861 में इमालयन द्वितीय क्या किया? किंग ऑफ इटली खुद को प्रोक्लेम कर लिया, और किंगडम ऑफ इटली वाज फॉर्म हो गया, मतलब एक किंगडम ऑफ इटली बन गया, इसकी स्थापना हो गई। बट वेंटिया एंड रोम वर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ इटली। वेंटिया और पेपल स्टेट, उसको रोम भी बुलाता था। आज देखो इटली का, कमेंट करके बताइए कैपिटल कौन है बच्चों आज करंट टाइम में। तो उस टाइम वेंटिया और रोम जो है वो इटली का पार्ट नहीं था फिर भी, लेकिन सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया, किंगडम ऑफ इटली बन चुका है। अब 1866 से 1870 की बात की जाएगी, जिसमें कंप्लीट यूनिफिकेशन हो गया 1866 से 1870 में। कि क्यों हुआ? इटली गॉट वेंटिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वार। तो फिर जो है इटली जो है अपने पूरे दल बल के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो वेंटिया पे कब्जा था उससे लड़ाई किया और वेंटिया को जीत गया, और 1870 में इटली कैप्चर रोम, और रोम को भी जीत गया। आज करंट टाइम में इटली का राजधानी बच्चों रोम ही है। रोम बिकेम द कैपिटल ऑफ इटली। नाउ इटली वाज कंप्लीटली यूनिफाइड, और रोम भी बन चुका। इटली को भी, वेंटिया को भी कैप्चर कर लिया, जिसके वजह से आप पूरा देखोगे किंगडम ऑफ इटली कंप्लीटली यूनाइट हो चुका है बच्चों। ये आपके इस तरीके से सीक्वेंस वाइज में चीजें बदली, बहुत सारे स्टेट में डिवाइड था 1859 में। फिर सार्डिया लोम्बार्डी को ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया, ऑस्ट्रिया से जीता लोम्बार्डी क्षेत्र को, है ना। फिर गैरीबाल्डी जो है साउदर्न से सिसली वाले क्षेत्र को जीत करके इमैनुअल द्वितीय को दे दिया। किंगडम ऑफ इटली बन चुका है 1861 में। फिर 1860-70 में वेंटिया और रोम जो है इटली को कम्प्लीटली फिर से ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करके रोम और वेंटिया को भी जीत लिया, जिसके वजह से था, जिसके बाद से यूनिफाइड हो गया पूरे तरीके से कम्प्लीटली। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग देखोगे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो किंग बना, गिउसेपी मैजनी, आप लोग देखोगे कि ये एक फिलोसोफर था। काउंट काबुड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और गैरीबाल्डी एक सैनिक के रूप में आया, जिसने सभी ने मदद किया इटली को यूनिफाई करने में। मोटो ऑफ द मूवमेंट इटली फॉर इटालियंस, इसमें नारा था कि इटली जो है वो सिर्फ इटालियंस का है। यूनिफिकेशन इटली क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न नेशन, और इसके बाद जो है इटली एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नेशन के रूप में उभर करके सामने आया बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने इन सभी चीजों को समझ लिया, ठीक है बच्चों। अब ज्यादा कुछ बाकी है नहीं, है ना। तो ये हमने बच्चों देख लिया यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आज के क्लास में। आज के क्लास में हमने क्या कवर किया बच्चों? स्टार्टिंग से पूरे सिनेरियो कैसे कैसे चल रहा था आपको मैंने रिकॉल करा दिया, है ना। उसके बाद बैकग्राउंड जो पिछले क्लास में हुआ था उसको भी हमने रिकॉल कराया। फिर उसके बाद यूनिफिकेशन आज का मेन जो कोर रहा इस क्लास के कंसेप्ट को समझने का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन सभी चीज को हमने एकदम बारी बारी छोटे छोटे पॉइंट से हमने डिस्कस किया पॉइंट्स में, और आपको मैप पर भी हमने हर एक क्षेत्र को दिखाया है। आप लोग प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख करके इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, समझ गए बात को। तो इस तरीके से
चीज़ें हुई हैं। तो अच्छा, मैं आपको, आप लोग नोट कर पाओ इसलिए मैं आपको ये दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। ये हुआ आपका इटली का, और इसके बाद जो है आपका ये होगा जर्मनी का बच्चों। एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड बस। ये आपका जर्मनी का हुआ बच्चों। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमने पिछले क्लास में बात कर ही ली थी। सॉरी, इस क्लास में हमने इन सभी चीज़ों को भी देखा और समझा है बच्चों, है ना। तो कैसे आपका जर्मनी और इटली का क्या क्या पॉइंट हुआ, कौन कौन, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के क्लास में उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करके चल रहा हूं बच्चों कि आप लोग प्रॉपर एकदम तैयारी के साथ प्रॉपर चीज़ों को कंसेप्चुअल तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बच्चों बता सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के सामने एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों प्रोवाइड कराई जाए, और पूरे एंगस्ट्रॉम क्लासेस, पूरे एंगस्ट्रॉम टीम के साथ ये लगातार मेहनत की जा रही है कि आप लोग को बच्चों प्रॉपर फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की कराई जाए, और उसमें जिसमें बहुत ही ज़्यादा कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बच्चों। तो ये हमारी कोशिश रह रही है हमेशा के लिए। तो आप लोग का बच्चों छोटा सा प्यार है, छोटा सा प्यार हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देगा। तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है बच्चों। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, है ना। जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको बताइए कि भाई साहब इस तरीके से पढ़ाई जो है, एक चैनल है उस पर चल रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने का काम करेगा बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। हम लोग पिछले 3 4 5 क्लास से लगभग लगभग राइज ऑफ नेशनलिज्म के हर एक की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देर नहीं है कि जब राइज ऑफ नेशनलिज्म खत्म करेंगे। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में राइज ऑफ नेशनलिज्म को खत्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चूंकि ये बड़ा भी चैप्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के आप लोगों के सामने जो है चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी का प्यार और आप सभी का जो है मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक